प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं एक बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के वर्ग 12वीं से संबंधित हिंदी विषय का काव्यखंड। काव्यखंड का जो 8वां चैप्टर है वह शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित एक बहुत ही बेहतरीन कविता जिसका शीर्षक उषा है। इस पाठ से संबंधित अपने पहले वीडियो में मैंने शमशेर बहादुर सिंह जी के जीवन परिचय सहित जितने भी परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य थे एवं जितने भी उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर थे उन सबों का एक बेहतरीन समावेश आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया था और मुझे उम्मीद है कि आप उससे लाभान्वित हो रहे होंगे। लेकिन आज इस दूसरे भाग में पाठ से संबंधित दूसरे वीडियो में मैं शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित जो कविता उषा है उसका सरल भाषा में, आसान भाषा में भावार्थ अर्थ स्पष्ट करने वाला हूँ। आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे ताकि पाठ को सरलता से समझ करके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके। अब मैं आप सबों के समक्ष शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा रचित कविता उषा की पंक्तियों का आसान शब्दों में अर्थ स्पष्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पूर्व आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरी बात को सुन समझ करके अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपके द्वारा उसका सदुपयोग किया जा सके। तो आइए सबसे पहले हम उनकी पंक्तियों के ऊपर विचार करते हैं। वो पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं। उनके द्वारा लिखा गया है कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में थोड़े बहुत जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को आप जान लें ताकि सरलार्थ को समझने में कोई परेशानी आपको न हो। वो शब्द है प्रात का मतलब सुबह, नभ का मतलब आकाश या आसमान, भोर का मतलब भी सुबह होता है और राख जो होता है वह अवशेष होता है, जले हुए वस्तुओं का जो अवशेष होता है उसे हम राख कहते हैं। और लीपा मतलब लीपा का अर्थ हो गया उसकी पुताई करना, अर्थात पानी और मिट्टी की मदद से ज़मीन के ऊपर या किसी दीवार के ऊपर एक नवीन परत चढ़ाना लीपना कहलाता है। और उसके आगे एक शब्द है वह है चौका। चौका आप इसे क्रिकेट का चौका मत समझ लीजिएगा। चौका गांव घर का वो जगह होता है, वह स्थान होता है जहां पर भोजन पकाई या बनाई जाती है। और उसके आगे एक शब्द है गीला। गीला का मतलब नमी से है। तो आप इन शब्दों के आधार पर प्रस्तुत पंक्ति में कवि के क्या भाव प्रकट हुए हैं ध्यान से सुनेंगे। जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं उसमें कवि सुबह की जो भोर की जो प्रातःकालीन जो प्राकृतिक सुंदरता है, उसकी जो पवित्रता है, पावनता है, उसका वर्णन किया है। और उसकी पवित्रता पावनता का वर्णन करते हुए लेखक क्या कह रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। कवि कह रहे हैं कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। सुबह का जो आसमान था वह गहरे नीले रंग का था और साथ साथ में कह रहे हैं कि वो गहरे नीले रंग का था और वो कैसा लग रहा था, जो उनको शंख के जैसा भोर में सुबह में वो आकाश जो गहरे नीले रंग का जो आकाश है, आसमान है, उनको शंख के जैसा प्रतीत हो रहा है। और आगे क्या कह रहे हैं कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। जैसे जैसे अंधकार छटता चला जाता है, गहरे नीले रंग का जो आसमान है वह स्लेटी रंग का हो जाता है और ऐसा लेखक को प्रतीत हो रहा है कि किसी ने राख से जैसे चौका को कोई लीप देता है, पोत देता है, उसी तरह से नीले गहरे रंग के जो आसमान है, आकाश है, उसको किसी ने राख से लीप दिया है और वह अभी अभी लिपा हुआ प्रतीत हो रहा है जिसमें नमी मौजूद है। अब इन पंक्तियों के अर्थ आपके एग्ज़ाम में अगर आपको लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है जिसमें उन्होंने प्रातःकालीन प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। और साथ ही उपरोक्त पंक्तियों में कवि को प्रातःकालीन अर्थात भोर का आकाश गहरा नीला दिखाई दे रहा है जो उन्हें किसी नीले शंख के समान प्रतीत हो रहा है। धीरे धीरे भोर का आसमान गहरे नीले रंग से स्लेटी रंग का होने लगता है और गहरे स्लेटी रंग का यह आकाश कवि को ऐसा लग रहा है जैसे राख से किसी ने चौके को लीप दिया है और जिस कारण वह अभी भी गीला पड़ा है, अर्थात वातावरण में उपस्थित नमी भोर को और अधिक पावन, पवित्र और सुंदर बना दिया है। कविता की जो अगली पंक्तियां हैं, आइए उसके भाव को, उसके अर्थ को भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पंक्तियां इस प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने।
प्रस्तुत पंक्ति में जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को सबसे पहले आप जान लीजिए। बहुत काली सिल, बहुत काली सिल का मतलब हो गया गहरे काले रंग का सिलवट, अर्थात विशेष प्रकार का पत्थर जिसके ऊपर मसाला पीसा जाता है। उसके आगे है जरा का मतलब थोड़ा होता है, लाल केसर का मतलब होता है लाल पुष्प वाला एक विशेष प्रकार का सुगंधित पौधा। उसके आगे है धुलना मतलब धो देना, स्वच्छ कर देना। स्लेट जिसके ऊपर हम लोग लिखते हैं और जिसकी मदद से हम लोग लिखते हैं उसे खड़िया या फिर चाक कहते हैं। और मल देना का मतलब रगड़ देना या फिर लगा देना। इन शब्दों के आधार पे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि के क्या भाव प्रकट हुए, ध्यान से सुनिएगा। कवि कह रहे हैं कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। लेखक को सुबह में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जब प्रातःकालीन आकाश जो है जब वो नीले रंग का होता है और नीले रंग से जैसे ही अंधकार थोड़ी सी छटती हैं वह काले रंग का हो जाता है, जो सिलवट की तरह लेखक को प्रतीत हो रहा है। और उसी समय जब सूर्योदय हो रहा होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जो लालिमा है वो लाल केसर की तरह पूरे वातावरण को अपनी लालिमा से युक्त कर दिया है। तो लेखक को क्या लग रहा है कि सुबह की जो अंधकार वाली जो काली आकाश है वह सिलवट की तरह लग रहा है, उस पत्थर की तरह लग रहा है कि जैसे किसी ने उस सिलवट के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर केसर पीस करके धो करके उसे फैला करके क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। और साथ साथ में लेखक को ऐसा लग रहा है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने काले रंग के स्लेट के ऊपर लाल रंग का केसर, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मल करके रगड़ के रंग करके उसे लालिमा से युक्त कर दिया है। अगर ये पंक्तियाँ आपके एग्ज़ाम में आपको इसका भावार्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाए तो कैसे ये करेंगे, ध्यान से सुनिए, नोट जरूर कर लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है, जिसमें उन्होंने प्रातःकालीन प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि ने भोर के समय जो आकाश में अंधकार होता है उसे काली सिल से तुलना किया है और जिस पर मसाला पीसा जाता है वह सूर्य के प्रकाश में ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर लाल केसर फैला दिया है और अंधेरा लाल केसर अर्थात सूर्य की लालिमा भरे प्रकाश से धुल गया है, जैसे स्लेट पर किसी ने लाल चौक या खड़िया से रंग करके उसे लालिमा से युक्त कर दिया है। कविता की कुछ चंद पंक्तियाँ शेष रह गई जिसके अर्थ को मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ। आपसे मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि मेरी बात को सुन समझ करके उसे अपनी कॉपी में अवश्य नोट कर लीजिएगा। वो पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं, ध्यान से सुनिएगा। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं आइए सबसे पहले उसके अर्थ को हम जान लें। वो शब्द है नील जल। नील जल कहने का मतलब नीले रंग का जल। जब प्रातःकालीन आकाश नीले रंग का होता है तो उस नीलांबर के तले इस पृथ्वी पर जो उपस्थित जल है वो नीले रंग का प्रतीत होता है और यहाँ पर आकाश को नील जल कहा जा रहा है। और गौर जो है, गौर का मतलब होता है गोरा या फिर गोरी, और झिलमिल का मतलब होता है मचलती हुई या प्रकाश का तीव्र होना या फिर मंद होना। और देह का मतलब शरीर होता है, हिल का मतलब हिलना होता है, जादू का मतलब प्रभाव होता है। और उषा आप जानते हैं भोर, सुबह, प्रातःकालीन आप कह सकते हैं। सूर्योदय का मतलब होता है उदित होता हुआ सूर्य। इन शब्दों के अर्थ के आधार पर प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि के भाव प्रकट हुए हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। कवि का कहना है कि जब नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, जब नीले आकाश में जब सूर्य उदित हो रहा है, उदय हो रहा है, तो उदित होता हुआ जो सूर्य है वह लेखक को, कवि को एक सुंदर गोरी, सुंदर काया वाली स्त्री प्रतीत हो रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे वह नील जल से गोरी सुंदर काया वाली कोई स्त्री मचलती हुई बाहर आ रही हैं। आगे क्या कवि कह रहे हैं कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। और जैसे ही सूर्य का उदय होना हो जाता है, सूर्य उदित हो जाता है, उषा अर्थात सुबह का, भोर का जो जादू है, प्रभाव है, वो समाप्त हो जाता है। अगर ये पंक्तियाँ आपके एग्ज़ाम में पूछ दी जाए आपको लिखने के लिए इसका भावार्थ, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा से ली गई है, जिसमें उन्होंने प्रातःकालीन प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि के अनुसार जब सूर्य नीले आकाश में निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे नील जल से कोई गोरी सुंदर काया वाली स्त्री मचलती हुई बाहर आ रही है। और फिर सूर्य पूरी तरह उदित हो जाता है,
फलस्वरूप उषा का जादू टूट जाता है। तो ये जितने भी उषा कविता की जितनी भी पंक्तियाँ थीं उन सबों का बड़े ही आसान और सरल शब्दों में मैंने भावार्थ आप सबों के समक्ष प्रस्तुत किया है। मेरा ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं प्रोत्साहित होकर के आपके लिए ससमय वीडियो बनाकर उपस्थित होता रहूं। इस वीडियो को मैं समाप्त करने से पहले एक और आग्रह करना चाहूँगा कि इस कविता के भावार्थ को स्पष्ट करने के दौरान कविता से संबंधित पंक्तियाँ, जो कुछ शब्द परीक्षोपयोगी तथ्य उपस्थित हुए हैं, उनसे वाकिफ़ होना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैं एक और आग्रह करता हूं कि उस तथ्य को भी आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, उसे ज़रूर नोट करिए, ध्यान से सुनिए। वो तथ्य है कि नीले शंख में उपमा अलंकार है। आपसे पूछा जा सकता है कि नीले शंख में कौन सा अलंकार है, तो आपका जवाब होगा उपमा अलंकार है। पुनः राख से लिपे चौके में उपमा अलंकार है। यह भी पूछा जा सकता है कि राख से लिपे चौके में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। पुनः आगे जो तथ्य है, काली सिल में अनुप्रास अलंकार है। याद रखना है, काली सिल में अनुप्रास अलंकार है। अब बहुत काली सिल में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और जरा से लाल केसर, इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुनः उसके आगे, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, इसमें भी कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके आगे है, नील जल में, पूछा जा सकता है कि नील जल में कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। ध्यान से समझना है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में, ये इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अंत में उषा कविता में उषा का मानवीकरण किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि उषा कविता में उषा का क्या किया गया है, तो उषा का मानवीकरण किया गया है। इतने ही ये जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी थे। तो चलिए इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इस आशा उम्मीद के साथ कि आपके बीच में पुनः यथाशीघ्र उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।